Hello, students. Welcome back to the YouTube channel of Zedi Academy. This is your mentor Abdul Ahad, and as promised, I am here again with your new chapter that is tissues. हम लोग जो अपनी सीरीज को कर रहे हैं 11th एंट्रेंस के लिए, जिसमें कि कंप्लीट हम लोग एनसीईआरटी से हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस को देख रहे हैं बेटा। तो आज सॉरी 9th का जो चैप्टर है टिश्यूज, उस चैप्टर से हम लोग 50 एमसीक्यूज को जो है वो करने वाले हैं। कल हम लोगों ने सेल वाला पार्ट किया था, इससे पहले 10th के जो 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यू कैन सी दैट इन द प्लेलिस्ट ऑफ 11th एंट्रेंस। जस्ट विजिट द यूट्यूब चैनल और आपको वहां पे सारी चीजें जो है वो मिल जाएगी प्लेलिस्ट के सेक्शन में। 11th एंट्रेंस की प्लेलिस्ट आपको ओपन करनी है। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि 9th और 10th के रेगुलर के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ और योर यंगर वंस, आप उनको जो है वो ज्वाइन करवा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन को कर पाए। साथ साथ में क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन अलाउड, देन आई एम गोइंग टू गिव द ऑप्शंस, और मुझे उस चीज से आंसर्स को बताने से पहले आप लोगों को सॉल्व करना है। किस तरीके से लीजिए, अपने पास एक रफ पेज ले लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर जो है वो लिखिए। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और फिर मैच करिए कि कितने आप 50 में से सही कर पा रहे हैं, कितने आप गलत कर पा रहे हैं, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। The first question is going to ask you that a group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function is called, sir यही डेफिनेशन है एनसीईआरटी की पहली डेफिनेशन, जो कि क्या दे रही है, टिश्यू के बारे में बता रही है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल एनसीईआरटी से सवाल था ये कि हाँ टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक साथ एक तरीके का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो दैट आर कॉल्ड एज टिश्यूज। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है, कह रहे हैं कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच वन सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस लाइक मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एज वेल एज एक्सक्रीशन। यानी कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो कौन सा होता है जिसमें वही एक सिंगल सेल जो है ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल क्या कहता है बेटा, अमीबा। इसी के बारे में डिटेल स्टडी भी जो है कि अमीबा जो है वो फूड को कैप्चर किस तरीके से करता है, फीड किस तरीके से करता है, डाइजेशन कैसे करता है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। ओके, so the correct answer is amoeba. Let's move forward to the question number 3. Which of the following is not a correct difference between plants and animals regarding tissues? यानी कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज की बात हो रही है। इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है, ये पूछा जा रहा है। प्लांट्स हैव मोर डेड सेल्स इन सपोर्ट टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। सपोर्टिव होता है क्योंकि सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। प्लांट जो होता है वो मोटाइल नहीं होता है, तो इस वजह से उसके अंदर सपोर्टिव टिश्यूज ज्यादा होते हैं बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। एनिमल टिश्यूज ज्यादातर जो है वो लिविंग होते हैं, बिल्कुल सही बात ये भी है। प्लांट ग्रोथ इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। देखो ग्रोथ यूनिफॉर्म कभी नहीं होती है, एक जैसी ग्रोथ जो है वो कभी नहीं होती है। लास्ट ऑप्शन, एनिमल्स कंज्यूम मोर एनर्जी देन प्लांट्स, बिल्कुल एनिमल को ज्यादा एनर्जी क्योंकि मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट के लिए जरूरत होती है। सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स के अंदर दो तरीके के टिश्यूज होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ दीस टिश्यू इज दैट कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनके पास जो डिफरेंशिएशन की यानी कि डिफरेंशिएशन उनके अंदर हो जाता है, डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, जो डिवाइड कर सकते हैं सर, एक सेल से दो सेल, दो से चार, इस तरीके से डिवाइड करते रहते हैं। और इन्हीं सेल को क्या करा जाता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज differentiation, and by the process of differentiation it has been converted into the permanent tissues बेटा। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम और रूट की ग्रोइंग स्टेप पे जो प्रेजेंट होते हैं उनका नाम क्या होता है, दे आर कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरीके के हो गए। एपिकल हो गया बेटा जो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, इधर रूट की एपेक्स पे या शूट की एपेक्स पे। दूसरा क्या होता है आपका इंटरकैलरी होता है, ये क्या करता है, ये आपकी इंटरनोड्स के बीच की ग्रोथ को बढ़ाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक नोड है, दूसरी ये नोड है, जैसे शुगर केन में या बैम्बू में आपको देखने को मिलता है, तो ये वाली जो लेंथ है ये इंटरकैलरी आपकी बढ़ाता है। या फिर इंटरकैलरी और कहां पर प्रेजेंट होता है, कोई भी ब्रांच निकल रही है, कोई भी लीफ बड निकल रही है, तो उसके इस जगह पर जो है
यहाँ पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तीसरी चीज आपका जो होता है वो लेटरल होता है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है बेटा, लेटरल मेरिस्टेम आपकी गिर्द को बढ़ाता है, यानी कि विड्थ को बढ़ाता है, इस तरीके से चौड़ा करता है उसको। ओके, सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसको किसको क्या क्या कहते हैं बेटा। आई होप। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज गोइंग टू आस्क यू द गिर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू। अभी मैंने आपको बताया कि गिर्थ जो है, जो चौड़ाई जो है, वो किसकी वजह से बढ़ रही है बेटा, तो वो लेटरल की वजह से बढ़ रही है। और यहां पर आपने देखा कि लेटरल तो सर ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सी दिस, लेटरल ऑप्शन ही नहीं है। तो लेटरल मेरिस्टेम इज आल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम। उसको बेटा क्या कहा जाता है, उसको कैम्बियम ही कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो द करेक्ट आंसर इज कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेम इज आल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, which meristem is located near the node in some plants। तीसरे मेरिस्टेम के बारे में पूछ लिया, यानी कि नोड्स के पास कौन सा प्रेजेंट होता है सर, तो अभी आपने बताया कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो मौजूद होता है नियर द नोड्स। तो आई होप ये वाली चीज आपको मेरिस्टेम के बारे में तीनों टिश्यूज पता चल गए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एज वेल एज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्या कह रहा है कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कोई एक्सेप्शन पूछ रहा है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा फीचर जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में नहीं है। कह रहे हैं साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। अच्छा साहब, थिन सेलुलोज वॉल, सेलुलोज की वॉल जो होती है वो बहुत पतली सी होती है। कह रहे हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत अच्छे से जो है वो पता चलता है, साफ साफ पता चलता है। और यहां पर क्या बताया जा रहा है कि लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स भी जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन चारों में से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पूछी गई है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी ये एक्सेप्शन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर, इनमें से क्या नहीं हो रहा है बेटा, कि साइटोप्लाज्म डेंस है, कि न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि साफ साफ जो है इस तरीके से जो है वो विजिबल होता है, इस तरीके से न्यूक्लियस का। ठीक है, सेलुलोज की वॉल जो होती है वो बहुत ही कमजोर, बहुत ही पतली जरा सी सेलुलोज की वॉल होती है, या फिर वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है बात बेटा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, इनके अंदर सेल डिवीजन होना होता है। वो वाले टिश्यूज जिनको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, उसके जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर सके, सेल को टर्जिट बना सके। ठीक है, हम लोगों ने ये कल के चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन जो आ रहा है वो यही आ रहा है सर कि इनके अंदर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, द प्रोसेस बाय व्हिच मेरिस्टेमेटिक सेल्स टेक अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। अभी मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, उनका एक परमानेंट शेप हो जाता है, एक परमानेंट साइज हो जाता है, और उनको एक फंक्शन असाइन कर दिया जाता है। जिंदगी भर वो वही करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, so the correct answer is differentiation. This is the correct answer. I hope you get that. मैंने पहले इस चीज को बता दिया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इज गोइंग टू आस्क यू व्हिच सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मोस्ट कॉमन एंड स्टोर्स फूड। सबसे ज्यादा कॉमन परमानेंट टिश्यू यानी कि एक सिंगल फंक्शन असाइन हो गया। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि कौन कौन से होते हैं बेटा। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है बेटा आपका स्क्लेरेनकाइमा। ये तीन आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, और एक सरफेस सेल भी होता है, यानी कि जिसको हम लोग एपिडर्मिस भी कहते हैं। ठीक है, सरफेस या सेल, या फिर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये आपके जो है वो अलग अलग सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। अब इसमें से क्या होता है, पैरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि क्या करता है बेटा, फूड को स्टोर करता है। पतली पतली थिन सेलुलोज की वॉल होती है इसकी, और पैरेन्काइमा क्या करता है, इस तरीके से फूड स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि इसके सेल्स के बीच में बेटा, इसके सेल्स के बीच में अच्छे खासे स्पेसेस अवेलेबल होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये उसके बीच में ये फूड स्टोर कर लेता है। कभी कभार क्या करता है, जैसे कि ये उसमें क्लोरोफिल भी स्टोर कर लेता है, क्लोरोफिल स्टोर कर लेता है। अगर ऐसा पैरेन्काइमा है जिसके अंदर क्लोरोफिल स्टोर होगा, तो ऐसे पैरेन्काइमेटस टिश्यू को बेटा हम क्या नाम देते हैं, किस नाम से जानते हैं, दोज आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी क्लोरोप्लास्ट कह रहा हूं, क्लोरेनकाइमा।
उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेन, दे आर कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा। यही इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है, इनके अंदर एयर भरी हुई रहती है सर। तो अगर एयर प्रेजेंट है तो यही पैरेंकाइमा क्या कहलाता है सर, दिस इज कॉल्ड एज एरेनकाइमा। तो ये हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लिए किस चीज के, सिंपल परमानेंट टिश्यू के। एक बार फिर से देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 4 टाइप्स। क्या हो जाएगा, यू हैव पैरेंकाइमा, यू हैव कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एज वेल एज एपिडर्मिस। सो पैरेंकाइमा अगर उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर फूड स्टोर हो रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज पैरेंकाइमा। अगर उन्हीं स्पेसेस के अंदर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, देन इट विल बी टर्म्ड एज क्लोरेनकाइमा। और अगर बेटा क्या हो जाएगा, उसके अंदर एयर प्रेजेंट है, दैट विल बी टर्म्ड एज एरेनकाइमा। तो पैरेंकाइमा की फर्दर हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लिए। कॉलेनकाइमा की अगर बात करी जाए तो कॉलेनकाइमा में जैसे सेलुलोज की वॉल अभी हम लोगों ने पैरेंकाइमा के अंदर पढ़ा कि थिन सेलुलोज वॉल होती है, इसमें कैसी होती है, सेलुलोज वॉल जो होती है बेटा वो थिक हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये क्या बन जाते हैं, ये कॉलेनकाइमा बन जाते हैं और प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जब आंधी तूफान आता है, प्लांट टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है, वो किस वजह से, वो कॉलेनकाइमा की वजह से होता है। तीसरे टिश्यूज की बात करते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। सेलुलोज के अलावा एक और लेयर प्रेजेंट हो जाती है, किस चीज की, लिग्निन का डिपॉजिट हो जाता है बेटा इसके ऊपर। एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है लिग्निन। तो लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है, अब ये स्क्लेरेनकाइमा बन जाता है, ये सेल डेड हो जाता है बेटा। स्क्लेरेनकाइमा की खास बात है, कैसा सेल है, ये डेड सेल है सर। ये स्क्लेरेनकाइमा बन जाता है। और ये स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ शेप दो तरीके का होता है। कैसा, या तो इस तरीके से पतला पतला फाइबर के शेप का होगा तो इसको फाइबर कहते हैं, या फिर इसका ये गोल गोल सा होगा जैसे कि नारियल के छिलके में होता है, हस्क में होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेरीड्स। ऑन द बेसिस ऑफ शेप स्क्लेरेनकाइमा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टेरॉइड्स एंड फाइबर। आई होप ये सारी चीजें आपको टिश्यूज के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में समझ में आ गई होगी। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन भी टिश्यूज से ही है, तो इसी सिंपल परमानेंट टिश्यूज से तो काफी क्वेश्चन उससे हो जाएंगे जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। व्हिच सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मोस्ट कॉमन एंड स्टोर्ड फूड। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सर कौन सा होता है, पैरेंकाइमा होता है, सबसे ज्यादा कॉमन यही होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, parenchyma that contains chlorophyll and perform photosynthesis is specifically called as what। इसको क्या कहते हैं बेटा, this is called as क्लोरेनकाइमा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉलेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा में बेटा। तो क्लोरेनकाइमा is a type of parenchyma in which chlorophyll is present, and because of presence of the chlorophyll, due to presence of chlorophyll, they can even perform the process of photosynthesis. So it is very important. Okay, let's move forward to the next question. Question number 11 क्या पूछ रहा है, अगला सवाल आगे उसी से पूछ रहा है कि लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट इन द पैरेंकाइमा ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। बुयांसी जो प्रोवाइड करते हैं एक्वाटिक प्लांट को, वो वाले पैरेंकाइमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं बेटा, यही होते हैं एरेनकाइमा, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताया। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, which tissue provides flexibility to plant parts like tendrils and stem। इतना आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, फ्लेक्सिबिलिटी आपने देखी सर, आपने अभी बताया कौन सा, कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा आपने सोचा और इस तरीके से ढूंढ लिया इसको और यहाँ पर टिक लगा दिया। सो कॉलेनकाइमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कॉलेनकाइमा सेल्स आर व्हाट। ऑप्शन सब पढ़ने पड़ेंगे, देखा जाए, डेड विद लिग्निफाइड वॉल, नहीं सर, इस स्क्लेरेनकाइमा की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। डेड विद परफोरेटेड वॉल, डेड नहीं होते हैं सर, ये दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए। लिविंग बिल्कुल ठीक है। लिविंग विद इरेगुलर थिकन्ड कॉर्नर्स, लिविंग विद एयर कैविटीज एरेनकाइमा, ये वाले हो गए। यानी कि मैंने बताया भी था कि पैरेनकाइमा है, उनके सेल्स इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से क्या हो गया, सेलुलोज की मोटी मोटी सेल वॉल इस तरीके से आ जाती है कॉलेनकाइमा के अंदर। ओके बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ व्हिच टिश्यू। अभी मैंने आपको बताया, एग्जांपल भी बताया, किसका बना होता है सर, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा में भी अगर और पूछ लिया जाए तो स्क्लेरिड्स का बना होता है बेटा, स्क्लेरिड्स नाम होते हैं उसके। अगर लंबा लंबा इस तरीके से पूछा जाए, जैसे जूट की रस्सी होती है, तो वो किसकी, फाइबर्स की बनी हुई होती है। स्क्लेरेनकाइमा शेप के बेसिस पे दो तरीके का होता है, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड बिकॉज, कह रहे क्यों डेड होते हैं वो सेल्स, कह रहे दे आर ओल्ड, बूढ़े हो गए क्या। दे लैक न्यूक्लियस, बिल्कुल सर, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो डेड हो जाएंगे। और आगे क्या पूछ रहे हैं, देयर वॉल्स आर हेवीली थिकन्ड विद लिग्निन
लीविंग नो इंटरनल स्पेस, यानी कि अंदर कोई स्पेस ही नहीं, कोई चीज आगे अंदर बाहर जा ही नहीं रही, एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहा है, क्या डेड हो गए सर सेल्स। यानी कि क्या है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन इसमें से हम लोगों को एक करेक्ट ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, बोथ बी एंड सी, बोथ दोनों को ही देखो ऑप्शन में दे दिया है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आस्क यू स्टोमेटा आर एंक्लोज्ड बाय। स्टोमेटा क्या होता है भैया, लीव्स होती है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स को कौन गार्ड कर रहा होता है, कौन कंट्रोल कर रहा होता है, उनको गार्ड सेल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं सर। तो कौन होता है, कह रहे हैं स्टोमेटा आर एंक्लोज्ड बाय एपिडर्मल सेल, मेसोफिल सेल, टू किडनी शेप गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स जो होते हैं कैसे होते हैं बेटा, किडनी के शेप के इस तरीके से ये जो है वो सेल्स होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, गार्ड सेल्स। और इसी पोर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज होता है किससे, गार्ड सेल से। और गार्ड सेल्स कैसे होते हैं बेटा, इनके अंदर भी क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और दे कैन आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 17, which of the following function is not performed by stomata। इनमें से स्टोमेटा का फंक्शन कौन सा नहीं है, गैसियस एक्सचेंज बिल्कुल करता है सर, ट्रांसपिरेशन बिल्कुल करता है सर भाई, वाटर एब्जॉर्प्शन ओके, यहां पर देखिए इस चीज को, रिलीज ऑफ वाटर वेपर बिल्कुल करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है, वाटर वहां से इवेपोरेट होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीन है इनकरेक्ट पूछा है, यानी कि इसमें से कौन सा फंक्शन है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन काम नहीं है स्टोमेटा का, गैसेस एक्सचेंज करता है, वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा, आपकी रूट्स एब्जॉर्ब करती है, वाटर इवेपोरेट होता है स्टोमेटा से, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। Next question number 18, cork cells are dead and impervious to gases and water because of substance called what। यानी कि इसको पहले मैं बता दूं कि इस तरीके से बेटा आपकी स्टेम है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये वाली जो एपिडर्मिस लेयर होती है, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एक केमिकल जिसका नाम है सुबेरिन, करेक्ट आंसर है सुबेरिन। सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये एपिडर्मिस सेल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्क सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये डेड हो जाते हैं, एकदम इम्परवियस हो जाते हैं, कोई चीज अंदर बाहर एक्सचेंज कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो कौन सा केमिकल है, दैट केमिकल नेम इज सुबेरिन। और ये क्वेश्चन आपका 11th एंट्रेंस में ऑलरेडी पूछा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डोंट फॉरगेट दिस। Next is the question, the waxy coating of cutin on the epidermis of desert plant is an adaptation to do what। क्या होता है डेजर्टल प्लांट्स के अंदर, आपने देखा क्या एडेप्टेशन है कि ये जो लीव्स होती है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, और स्टेम आपकी जो है ये लीफ की तरह इस तरीके से दिखती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होती है, वो किस तरीके से, क्या नाम होता है बेटा, उसको कहते हैं हम लोग क्यूटिन। ये जो वैक्सी कवरिंग होती है किसकी होती है, क्यूटिन की होती है। तो कह रहे हैं क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि यहाँ पर वाटर लॉस जो है वो रुक जाए, उसको प्रिवेंट कर सके। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस नहीं, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स नहीं, प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी कि पानी जो है वो लॉस ना हो, इस चीज को प्रिवेंट करती है क्यूटिन की जो लेयर होती है, क्योंकि जीरोफाइट्स हैं, डेजर्टल प्लांट्स हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, cork is formed by a strip of secondary meristem located in what। कह रहे हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम हम लोगों ने देखा इस लेटरल मेरिस्टेम को इस तरीके से देखा था, लेटरल मेरिस्टेम हर साल बनती चली जाती है, और फिर ये वाली है, कह रहे हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है उसके अंदर कॉर्क बनती है। तो वो किस रीजन में बनती है, स्टेम वाला जो रीजन होता है बेटा उसमें अंदर इस तरीके से यहां पर बनती है, और दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। बेटा इसी रीजन को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। कौन सा है, दोबारा समझिए, ये स्टेम वाला जो इस तरीके से रीजन है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये अभी ताजी जो एपिडर्मिस बनी है, लेटरल मेरिस्टेम बनी है, ये सेकंड मेरिस्टेम हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम, और यहीं पे ये क्या हो जाता है, सुबेरिन के डिपॉजिट होने की वजह से कॉर्क बन जाता है, बाहर की तरफ की जो छाल बनती है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट जो होता है क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। तो कॉर्टेक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आस्क यू जाइलम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, दोनों के अंदर 4 सेल आते हैं। ठीक है बेटा, और ये सवाल कि फ्लोएम के अंदर कितने सेल्स होते हैं, पिछले साल का भी आप पेपर उठा करके देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा 4 सेल्स होते हैं। ये सवाल पूछा गया था फ्लोएम से। Which cell of xylem are tubular and transport water and minerals vertically। तो xylem के ट्यूब्स के बारे में बता दूं, xylem के 4 जो सेल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं बेटा, ट्रैकिड्स होते हैं, इसके अंदर फिर वेसल्स होते हैं सर, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ठीक है,
जाइलम पैरेन्काइमा होता है, एज वेल एज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होता है। खास चीज क्या होती है बेटा जाइलम के सेल्स के बारे में, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है, बाकी ये भी डेड होता है, ये भी डेड होता है और ये भी डेड होता है। 3 डेड एंड 1 लिविंग आर देयर इन दिस जाइलम। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कौन से ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल को वर्टिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स जो हो रहे हैं वो किस चीज में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में जो है वो हेल्प कर रहे हैं बेटा। बाकी आप ऑप्शन देखेंगे, पैरेन्काइमा स्टोर कर रहा है सर, फाइबर जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, सीव ट्यूब्स ये जो है वो फ्लोएम का पार्ट है। तो ऐसे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर और पर्टिकुलर आप जानना चाहें तो ट्रैकीड्स क्या करता है, ट्रैकीड्स इस तरीके से जिगजैग ट्रांसफर करता है, वेसल्स बिल्कुल वर्टिकल करता है, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से है, तो दिस विल बी द सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इसको नोट कर लेना बेटा जरूर कि जाइलम के कौन कौन से सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है आपसे, जाइलम पैरेन्काइमा प्राइमरीली फंक्शंस टू। पैरेन्काइमा वाला हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने पैरेन्काइमा होंगे क्या करेंगे सर, फूड स्टोर करेंगे। तो आइए ढूंढते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर, फूड स्टोर, स्टोर ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 24, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। अब वही सवाल फ्लोएम के बारे में पूछ लिया, तो मैंने बताया कि दोनों के अंदर 4 सेल होते हैं, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, वी आर हाफ वे देयर। Which cells of phloem are tubular with perforated walls? अब फ्लोएम के सेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, सीव ट्यूब्स आते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स, फिर वही चीज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा या फिर फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अब ये जो होते हैं बेटा सीव ट्यूब्स, इस तरीके से आप ये देखिए ऐसे करके होते हैं सीव ट्यूब्स। इनकी वॉल्स कैसे होती है, परफोरेटेड होती हैं। यहां पर दे आर कॉल्ड एज सीव प्लेट्स। इनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, बट दे लैक न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होते हैं, डेड होते हैं सर, अपना काम नहीं कर पाते। इनका काम कौन कंट्रोल करता है सर, इनके बराबर में इनके साथी इनके कंपेनियन प्रेजेंट होते हैं, वो इनको कंट्रोल करते हैं। सवाल क्या आता है कि भाई ये कंपेनियन सेल सीव ट्यूब से जो कनेक्ट होता है वो किस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है, तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं इसको बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को, जिसके जरिए से दो सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि यहां पर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ये इसके पास जो न्यूक्लियस होता है तो इसका फंक्शन भी यही कंट्रोल कर रहा होता है। सीव ट्यूब्स का फंक्शन इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल, और यहां पर बीच में परफोरेटेड वॉल्स होती हैं जिसके अक्रॉस फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है थ्रू द फ्लोएम इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है बच्चों, तो सवाल क्या पूछ रहा है, विच सेल्स ऑफ फ्लोएम आर ट्यूबुलर विद परफोरेटेड वॉल, तो यही सीव ट्यूब्स के बारे में बेटा पूछ रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, थोड़ा सा डाइवर्सिटी किससे रिलेट कर दूं मैं, ये एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इससे पहले वाले जो प्लांट्स हुआ करते थे, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स, जिनके पास सीड जो होती थी वो नेकेड सीड हुआ करती थी, इनके पास ये सीव ट्यूब्स नहीं होते थे। सीव ट्यूब्स की जगह क्या होते थे बेटा, सिर्फ और सिर्फ सीव सेल्स हुआ करते थे। और जैसे ये कंपेनियन सेल है, इसके पास कंपेनियन सेल है, तो जर्म सेल जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी जिम्नोस्पर्म्स के बारे में भी। ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्सिटी से रिलेटेड हो गया, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट तो मैंने यही पे बता दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि इन फ्लोएम व्हिच सेल्स आर डेड। अच्छा, अभी डेड और लिविंग तो मैंने बताया नहीं, ठीक है, उसमें जहन से निकल गया। तो जो सीव ट्यूब्स है बेटा, कंपेनियन सेल्स थे, पैरेन्काइमा था और स्क्लेरेन्काइमा था, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है, बाकी तीनों जो है वो लिविंग होते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जाइलम में 3 डेड होते हैं, 1 लिविंग होता है। कौन सा लिविंग होता है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है। इसमें स्क्लेरेन्काइमा बस डेड है, बाकी तीनों के तीनों जो है वो लिविंग है। तो इसे वही पूछ रहा है कि कौन सा डेड है सर, सीव ट्यूब्स, पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, फाइबर्स। तो फ्लोएम फाइबर्स जो है दे आर द डेड सेल्स। ओके, नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम, कहां से भाई, लीव्स में ही तो खाना बन रहा है, तो लीव्स से ही तो ट्रांसपोर्ट करेंगे जहां पे भी करना है। तो रूट्स टू लीव्स नहीं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। स्टेम टू रूट, स्टेम का कोई काम ही नहीं खाना बनाने का। लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बिल्कुल सही, आंख बंद करके बिल्कुल इस तरीके से लगा देना है जहां पे भी लीव से शुरुआत हो रही, क्योंकि खाना कहां पे बनेगा, लीव से बनेगा, लीव से अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 28, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट्स व्हाट? तो जाइलम और फ्लोएम टुगेदर एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं, यानी कि प्लांट्स का जो है ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिनके जरिए से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दे आर कॉल्ड एज द वेस्कुलर बंडल्स या फिर वेस्कुलर टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है? एनिमल टिश्यूज से पे आ गया। एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी मेन टाइप्स? एनिमल टिश्यूज का क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊं बेटा, एनिमल टिश्यूज कितने क्लासेस में क्लासिफाई करे जाते हैं? एक तो सिंपल एपिडर्मिस टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी एपिथेलियल टिश्यूज हो जाते हैं, फिर आपके कनेक्टिव टिश्यू हो जाते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज हो जाते हैं आपके, फिर मस्कुलर टिश्यूज हो जाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज के बाद आपके पास लास्ट में क्या आ जाता है? नर्वस टिश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडली अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ये चार अलग अलग तरीके के जो है वो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर जो है वो टाइप्स होते हैं कि जो है वो एरोलर है, कि एडिपोज है, कि बोन्स है, कि टेंडन्स है, कि लिगामेंट है, कि क्या क्या कार्टिलेज है, ये अलग अलग सारी चीजें होती हैं, कि ब्लड है, लिम्फ है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट होते हैं। ये डिटेल में हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। मस्कुलर टिश्यूज में फिर तीन तरीके के आ जाते हैं कि स्ट्रेटेड मसल्स है, कि स्केलेटल मसल्स है, कि कार्डियक मसल्स है। नर्वस टिश्यूज में आपके नर्व्स आ जाते हैं, न्यूरॉन से जो मिलकर के बनते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द एनिमल कैटेगरी। और यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज आ गया। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? ब्लड इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू? अभी मैंने बताया कि ब्लड कौन सा होता है, भाई बॉडी के सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, सो इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड? जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है, यानी कि ब्लड जो होता है वो दो पार्ट का बना होता है, एक उसके अंदर मैट्रिक्स वाला पार्ट है, दूसरा वो सेल्स होते हैं उसके अंदर सर, ठीक है। तो ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, द बोन मैट्रिक्स। अब बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है, वो एकदम सॉलिडिफाइड होती है। तो किस चीज की बनी होती है बोन की मैट्रिक्स बेटा? ये बनी हुई होती है आपकी कैल्शियम एंड फास्फोरस, जिसकी वजह से हड्डियां जो है वो मजबूत होती है। इससे एक और चीज मुझे याद आई, आप मुझे ये बताइए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ, कौन से दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि इनके लेवल को रेगुलेट करते हैं? एक हार्मोन जो है वो कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को हड्डियों में बढ़ाता है, एक जो है वो इनके लेवल को कम कर देता है। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं? एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। मैंने ये पढ़ाया भी था उस टाइम आपको। कौन से ऐसे दो हार्मोन हैं जो कैल्शियम एंड फास्फोरस के टर्म्स में एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं? मुझे दोनों का नाम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। Let's move forward for the next question. Question number 33. Which connective tissue connects bones with bones? तो ये connective tissues जो कि bones और bones को टच करते हैं, bones और bones को जोड़ते हैं आपस में, they are called as ligaments. तो ये कौन से होते हैं बेटा? ये ligaments मौजूद होते हैं, ठीक है। एरोलर टिश्यूज की अगर बात करें, यानी कि जो एयर के स्पेसेस होते हैं उसको फिल करने के लिए जो है वो मौजूद होते हैं। ऑर्गन्स के बीच में जो है, मसल्स और स्किन के बीच में जो स्पेस है उसको फिल करने के लिए यूज हो रहे हैं। कार्टिलेज जो है वो बोन्स के बीच में जगह प्रेजेंट है। टेंडन्स मसल्स जो मसल्स को बोन से अटैच कर रहे हैं, ये सबका अलग अलग फंक्शन होते हैं। लीजिए टेंडन्स का पूछ ही लिया। टेंडन फिर किसको कनेक्ट करता है? बोन टू बोन, मसल टू मसल, मसल टू बोन। मसल्स को बोन से अटैच करता है कौन से टिश्यूज? टेंडन्स। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ? कार्टिलेज की मैट्रिक्स से पूछ ली, कह रहे हैं सर बोन की तरह हार्ड भी नहीं होती है और ब्लड की तरह बिल्कुल लिक्विफाइड भी नहीं होती है, तो फास्फोरस और उसकी भी नहीं होगी और प्लाज्मा की भी नहीं होगी, तो फिर किस चीज की होती है? ये भी चीज नहीं हो सकती। फैट एंड प्रोटीन, सुबेरिन एंड लिग्निन प्लांट की बात थोड़ी ना हो रही है सर, एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये किस चीज की बनी हुई होती है? फैट भी नहीं होते क्योंकि एरोलर टिश्यूज है। तो ये कौन से होते हैं बेटा? प्रोटीन एंड शुगर की जो होती है मैट्रिक्स कार्टिलेज की होती है। ओके, let's move to the next question. Question number 36. Adipose tissue acts as an insulator because it stores. Adipose tissues जो होते हैं वो फैट स्टोर करते हैं बेटा, इसकी वजह से वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? हीट को ट्रैप करते हैं, हीट को अंदर बाहर इस तरीके से जाने नहीं देते हैं। तो ये क्या स्टोर करते हैं? Adipose tissues are going to store fats, ठीक है। Let's move forward to question number 37. It is going to ask, areolar connective tissue is found in all except, कह रहे हैं एरोलर जो कि स्पेसेस को फिल कर रहा था वो कहां पे मौजूद नहीं होता है?
बिटवीन स्किन एंड मसल्स, सर बिल्कुल मौजूद होता है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अराउंड भी मौजूद होता है। कह रहे हैं इन बोन मैरो के पास अगर बात करी जाए वहां पे भी, और इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट भी। तो वॉल्स ऑफ द हार्ट में जो है वो स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर ये आपका मौजूद नहीं होता है इन दी वॉल्स ऑफ दी हार्ट, ताकि ब्लड फिर कहां फ्लो करेगा अगर टिश्यूज उस स्पेस को खत्म कर देगा। तो ठीक है, तो सेंसिबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वामस यानी कि एक पतली सी लेयर जिसके अक्रॉस आसान से सारी चीजें जो है वो चली जाए, तो कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा? ये किडनी ट्यूब्यूल्स में नहीं, ब्लड वेसल्स एंड लिंग एल्वेलाई, बिल्कुल सर। ब्लड वेसल्स यानी कि सिंपल डिफ्यूजन जहां पर होना है, एल्वेलाई में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है सर, ब्लड वेसल्स के अंदर चेंजेस होंगे, एक्सचेंज होगा कैपिलरीज में जाके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक पतली सी लेयर कहां पर जरूरत होती है? तो इस जगह पर जहां पे उसके अक्रॉस डिफ्यूजन हो सके आसानी से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज व्हाट? यानी कि यही सिंपल स्क्वामस जो होती है उसी की कई लेयर बन जाती है। लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटा, और दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कोगोइडल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहलाती है ये स्किन वाली जो लेयर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि कॉलमनर एपिथेलियम विद सीलिया इस तरीके से मौजूद होती है, सीलिया के साथ प्रेजेंट होती है, इस तरीके से ऐसे करके प्रेजेंट है। तो ऐसी जगह पे प्रेजेंट होती है जहां पे मॉलिक्यूल्स को आगे की तरफ पुश करना रहता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें कुछ गंदगी फंस गई तो आगे धीरे धीरे सीलिया पुश करता है। जो ओविडक्ट होती है फीमेल के पास, उसमें क्या होता है, ओवम मोटाइल नहीं होता है, तो ओवम को आगे बढ़ाने के लिए जो है वहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन नहीं सर, किडनी ट्यूब्यूल्स नहीं सर, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछ रहा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम forms in the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands and provides function पूछ रहा है। पहली बात क्या बता दी कि क्यूबॉइडल कहां पे प्रेजेंट होते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, तो इन जगहों पर क्या काम होता है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है। कह रहे हैं सिक्रेटरी फंक्शन खाली होता है, सिक्रीशन हो रहा है सिर्फ, या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, या फिर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन तो कहीं नहीं हो रहा है, ये देखने को मिल गया ना किडनी ट्यूब्यूल्स में ना सैलिवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज सर एल्वेलाई थोड़ी ना जो गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है? सिक्रेटरी फंक्शंस ओनली। ये तो चलिए भाई सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, तो ओनली लिखा हुआ है नहीं। तो ये यहां पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से कि सर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वहां पर उसका फंक्शन हो रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। लास्ट 10 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग बेटा, जल्दी से इनको भी जो है वो करते हैं। लास्ट 9 क्वेश्चंस, बल्कि इसको भी जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है कि व्हेन अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू folds inward forming a multicellular gland, this is called as what? यानी कि जो टिश्यूज होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, ये इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, और मुड़ने के बाद क्या करते हैं सर? एक पर्टिकुलर ग्लैंड बना लेते हैं और स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ग्लैंड बना लेते हैं, इससे हार्मोन वगैरह सिक्रीट करने लगते हैं या कोई जूस सिक्रीट करने लगते हैं। तो ऐसी एपिथेलियल को क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहा जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ओके, जिससे ग्लैंड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, स्ट्रेटेड मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी होती हैं बेटा? यही स्केलेटल मसल्स होती हैं बेसिकली। स्केलेटल मसल्स कौन सी होती हैं? जो कि वॉलंटरी होती हैं, हमारे स्केलेटन से अटैच होती हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अंडर द माइक्रोस्कोप हम जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसके ऊपर लाइट एंड डार्क बैंड्स के इस तरीके से स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो है इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कौन सी होगी स्ट्रेटेड मसल्स को? वॉलंटरी मसल्स। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे कैन बी मूव्ड बाय कॉन्शियस विल, हमारे विल के हिसाब से जो है वो चलती है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि स्ट्रेटेड मसल्स आर व्हाट? यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली।
शॉर्ट स्पिंडल शेप नहीं सर, स्पिंडल शेप नहीं होते हैं, इस तरीके से ट्यूबुलर शेप होते हैं। कैसे हो रहे हैं? लंबे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच नहीं होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसकी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और सिलिंड्रिकल होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सारे के सारे मसल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाई है, यू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? स्मूथ मसल सेल्स, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखी थी वो स्मूथ मसल सेल्स की थी। स्मूथ मसल सेल्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्शन यहां पर पूछा है कि स्मूथ मसल सेल्स इसमें से किसमें नहीं मिलती है? आयरिस में नहीं मिलती है, आइस के आयरिस में नहीं होती है, ब्रोंकाई में नहीं होती है, यूट्रस में नहीं होती है, या लिम्स में नहीं होती है। तो सर ये स्मूथ मसल सेल्स जो होती है ये इनवॉलंटरी होती है, लेकिन लिम्स हमारे जो है हाथ पैर जो है ये हमारे वॉलंटरी होते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, इसके अंदर ये नहीं मिलती है। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है कार्डियक मसल्स के बारे में, यानी कि वो मसल्स जो कि टायर्डलेस होती है, जो कि हार्ट को बनाती है, ये कभी नहीं थकती और जिस दिन ये थक जाएंगी बेटा तो फिर स्वाहा हो जाता है इंसान का। आइए देखते हैं कार्डियक मसल्स कौन सी होती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनब्रांच मल्टी न्यूक्लिएटेड, कौन सी है ये सर स्ट्रेटेड यानी कि स्केलेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। स्पिंडल शेप्ड एंड यूनी न्यूक्लिएटेड, ये कौन सी है बेटा? ये स्मूथ की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। फ्लैट एंड स्ट्रेटेड विद नो न्यूक्लियस, ऐसा तो कोई होता ही नहीं, न्यूक्लियस तो बहुत जरूरी है। सिलिंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, ये ब्रांच जो कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स की है, और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, क्या होता है स्केलेटल और स्मूथ दोनों से एक एक कैरेक्टरिस्टिक आती है इसकी। ये कैसा है? ये सिलिंड्रिकल है, तो इससे सिलिंड्रिकल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली। स्मूथ यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, तो यूनिन्यूक्लिएटेड वाली कैरेक्टरिस्टिक से ले ली कार्डियक ने। और एक ब्रांच्ड वाली जो है, ये ब्रांच अभी तक कोई भी सेल नहीं था, ये अकेला इकलौता ब्रांच सेल जो है वो होता है कार्डियक टिश्यूज जो होते हैं। ओके, आई होप यू गेट दैट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 is going to ask you the nerve impulse from nerve ending is transmitted to the dendrites of the next nerve cell. The signal passing along the nerve fiber is called as what? इस तरीके से यहाँ पर ये नर्व एंडिंग मौजूद है, यहाँ पर ये डेंड्राइट्स मौजूद है, सेल बॉडी मौजूद है, यहाँ पर ये जो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है नेक्स्ट डेंड्राइट, यहाँ पर जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पासिंग अलोंग नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सॉन पोटेंशियल कहते हैं, नर्व इंपल्स कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, या साइनैप्स सिग्नल कहते हैं। बेटा ऑल्दो इस गैप को साइनैप्स कहते हैं, लेकिन इस साइनैप्स से जो सिग्नल पूरा पास होता है दैट इंपल्स इज कॉल्ड एज नर्व इंपल्स, और बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। कितना? ऑलमोस्ट 100 मीटर पर सेकंड की जो है वो इसकी स्पीड होती है। Okay, let's move forward for the next one. Question number 48. A neuron consists of all of the following except. न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से पूछ लिया गया है, कह रहा है सेल बॉडी विद न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है सर, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं सर, एक्सॉन प्रेजेंट होता है, सीलिया नहीं प्रेजेंट होता है। सो एक्सेप्शन पूछा गया है, सो दिस इज द डी इज द करेक्ट आंसर कि सीलिया इज नॉट प्रेजेंट इन अ न्यूरॉन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49. Many nerve fiber formed together, bound together by a connective tissue. कह रहे हैं क्या नर्व फाइबर को लिया ढेर सारे और उसके ऊपर एक टिश्यू चढ़ा दिया, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसी स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? नर्व कहा जाता है। यानी कि नर्व सेल को फाइबर्स को लेकर के इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट कर दिया एंड दैट मेक्स अ नर्व। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज चैप्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द टिश्यू विद इट्स लोकेशन? टिश्यू और लोकेशन को जो है आप देखिए इसको कौन सा जो है वो मैच कर रहा है। स्क्लेरेनकाइमा कह रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट्स में होता है सर, ये तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता था, ये गलत बात कर रहा है। कोलेनकाइमा कोकोनट हस्क, ये भी डेड होता था कोकोनट हस्क। कोलेनकाइमा लिविंग है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था। क्लोरेनकाइमा डेजर्ट प्लांट्स, सर नहीं, क्लोरेनकाइमा क्या कर रहा था? क्लोरोफिल होता था, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा था। डेजर्टल प्लांट्स का इससे कोई लेना देना जो है वो नहीं था, इसका मतलब यही बचा। एरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट्स, बिल्कुल सर, इसके अंदर एयर थी इसीलिए बर्नसी प्रोवाइड कर रहा था एक्वेटिक प्लांट्स को। दो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा सही मैच किया हुआ है? एरेनकाइमा विद द एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, सो दिस इज इट, वी आर डन हियर बच्चों। ठीक है, this is the correct answer. If you want to take the screenshot you can take it and match it with the PPT with all the questions. Okay, thank you so much, we are done here. बहुत अच्छा लगा। आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बैच के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन कॉन्टैक्ट 7661333310। फिर मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।